बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं न्यूज़ सेशन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम न्यूज़ सेशन के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी मिडिल ईस्ट की सिचुएशन के हवाले से, ईरान अमेरिका जंग के हवाले से। मुसलसल हम सुनते हैं मुअहदा हो गया, पाकिस्तान सालिस का किरदार निभा रहा है। हमारे मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर हैं, वो भी तेहरान में मौजूद थे, ईरान में मौजूद थे। यहाँ मुलाकातें भी हुई हैं और एक बार फिर से सालिसी के तौर पर मैदान में उतरे हैं। पहले भी सालिसी के तौर पर मैदान में हम लोग थे ही और कोशिश कर रहे हैं कि ईरान अमेरिका जो टेंशन है उसको ख़त्म कराया जा सके, मुज़ाकरात हो जाएं, ताकि पूरे ख़त्ते में जो अनरेस्ट है और ख़ास तौर पर मौशी सूरत हाल जो बहुत सारे ममालिक बल्कि पूरी दुनिया की असरअंदाज हो रही है इस सारे मामले की वजह से, उनको ठीक किया जा सके। अमेरिका कहता है जी डील करनी है, मुज़ाकरात करनी है, उसके बाद धमकियां भी दी जाती हैं। उधर से ईरान की जानिब से जब जवाबी वार आता है तो एकदम से लगता है कि शायद मुज़ाकरात नहीं होने वाले। और बहुत सारे माहिरीन ऐसे भी हैं जिनका ये ख्याल है कि ये मिडिल ईस्ट की ये जो टेंशन है ये वक्तन फ़वक्तन चलती रहेगी, इसका कोई भी इतनी जल्दी देर पा अमन या फिर देर पा हल नहीं निकलने वाला। इसमें बात करेंगे जी यासिर बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद है। आप माहिर है बैनुल अक़वामी अमूर के, सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। यासिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात भी हुई है, अहम दौरा भी हुआ है। इस सब के बाद क्या ईरान अमेरिका मुज़ाकरात कोई वाकई देर पा अमन कायम हो सकता है या मुश्किल है? जी मैं सिराज, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने प्रोग्राम में मदद किया। और बिल्कुल जो इस वक्त पूरे आपको पता है कि बैनुल अक़वामी जो खित्ता है पूरा सबकी बदलती हुई सूरत हाल के ऊपर, हमने यूरोप में ये चीज़ देख रहे हैं कि महंगाई और हर चीज़ अरूज पे, और यूरोप भी इस पे इस वक्त ट्रम्प के पीछे है कि भाई खुदा के लिए इस जंग को किसी तरह ख़त्म किया जाए, जिसमें पाकिस्तान के किरदार को बहुत ज़्यादा सराहा गया कि जिस तरह पाकिस्तान ने इवन कि हमारी अपनी रिस्पेक्ट यहाँ पे जब हम लोगों में खड़े होते हैं बैठते हैं तो हमें फील होता है कि हमारी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। और उसमें बिल्कुल जो अमेरिका है, ट्रम्प साहब हैं, ट्रम्प साहब का आपको पता है वो सुबह रात को सोएंगे कुछ कह के सोते हैं, सुबह उठते हैं कुछ और कह देते हैं। लेकिन जो हम ये यहाँ पे बाहर बैठे हुए जी जी तो जो इस वक्त बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो इस वक्त सूरत हाल है, आपको पता है यूरोप ने अपने आप को अमेरिका से अलग कर लिया हुआ है सिर्फ इस सूरत हाल पे, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के ऊपर तो ये बहुत ज्यादा काम करते हैं। और इन्होंने भी बार बार एक चीज के ऊपर ही जोर दिया कि भाई खुदा के लिए आप ईरान के साथ अपने मसले हल कर लो। आपको पता है लास्ट जो मीटिंग जिनेवा में हुई उसमें भी हर चीज तय हो चुकी थी कि ये फाइनल जो है टर्न है और इसमें हर चीज तय हो जाएगी, लेकिन उधर आके फिर अमेरिका पीछे हट गया। तो इसमें ईरान ने अपनी बड़ापन दिखाया कि पाकिस्तान को बड़ा भाई समझते हुए उसने कहा जो पाकिस्तान कहेगा हम हाजिर हैं। तो हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान को इसी तरह, अमेरिका भी ये चीज हम सोच रहे थे कि अमेरिका भी कह रहे कि पाकिस्तान जो करेगा, हम कहता तो था लेकिन करता कुछ नहीं था। तो उसमें हमें उम्मीद है अभी आने वाले दिनों में उम्मीद है कि बहुत अच्छे हालात होने जा रहे हैं, क्योंकि दोबारा इस चीज़ पे अमेरिका भी आ रहा है, लेकिन थोड़े से उसके मसाइल हैं ट्रम्प साहब के। उम्मीद है कि ट्रम्प साहब उसको सीधा कर लें। बाकी हम पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह हमारे मोहसिन नकवी साहब और हमारे फील्ड मार्शल साहब के बहुत ज़्यादा किरदार को सराहा जाता है यहाँ पे यूरोप में भी, और इंटरनेशनल जितने भी हमारे सीनियर लीडरशिप है दुनिया में, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं चाहे अक्सर क़यादत से हैं, वो हर बंदा ही हमारे फील्ड मार्शल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, और इस वक्त तो दुनिया में पाकिस्तान की तारीफें, पाकिस्तान के जिस तरह, तो हमारे पाकिस्तान जिस तरह इसको लेके चल रहा है, मुझे 100% उम्मीद है। और यूरोपियन लोगों के साथ बैठते हुए, यूरोपियन लोगों में बातचीत करते हुए ये चीज़ 100% श्योर है कि इंशाअल्लाह ये विदिन 60 डेज मैक्सिमम 2 महीने में ये चीजें तय पा जाएंगी और दोबारा हमारी सूरत हाल दुनिया की वो वापस आना शुरू हो जाएगी। डेफिनेटली उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन वो सूरत हाल वापस आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आबनाए हुर्मुज़ का भी है, क्योंकि ईरान की जानिब से कहा जाता है कि वहाँ पर हम हमेशा से रूल कर रहे हैं, तो आबनाए हुर्मुज़ जो है वो हमारे पानियों में है, वो हमारी है। अमेरिका की जानिब से ये क्लेम किया जाता है कि भाई हम किसी की यहाँ पे नहीं चलने देंगे, अगर कोई आबनाए हुर्मुज़ पे टोल लेगा तो वो सिर्फ अमेरिका लेगा, हम नाकाबंदी करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा जो है वो टेंशन बढ़ी हुई है, एक तो न्यूक्लियर पावर मामला और दूसरा आबनाए हुर्मुज़ मामला। तो ये
क्या मानी जाएगी, क्या हल निकलेगा? जी क्योंकि पिछले कई महीनों से हम मुज़ाकरात देख रहे हैं, लेकिन इन दो मामलात पे आके जो है वो टेंशन दोबारा से बढ़ जाती। देखिए सिरा, इस वक्त बिल्कुल बनाए हरमस तो एक ऐसा मसला है कि आपको पता है उसकी वजह से पूरी दुनिया की जो मार्केट है वो फ्लक्चुएट हो चुकी है। आपको पता है यूरोप के लोग, तो आपको पता है इस वक्त यूरोप जो है वो सारा बढ़ चुका है। सही। सॉरी माजरत, मैं कुछ चीजें इसलिए ऐड करूंगा कि मैं वो चीजें बताना चाहता हूँ अपने बहन भाइयों को कि यूरोप जितना बगैर जंग किए, बगैर किसी से लड़ाई किए, आपने सिर्फ ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करके उसने यूरोप पूरा फैल चुका है। यूरोप का भी इस वक्त जोर सिर्फ एक ही है कि आप जो अबनाए हरमस है इसके ऊपर टूल डालें। ये जब जो हित्ता ईरान के साथ है या गल्फ के साथ है उन्हीं के पास रहने दें। लिहाजा इसको जिस तरह वो चाहते हैं उसको उस तरीके से लेके चले ताकि आवाम के लिए बेहतरी लाई जा सके। दुनिया के आवाम की बात कर। दूसरी साइड पे आता है कि जी वो न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता जो ईरान है। भाई ये तो आप देखें, किसी के घर को या किसी के घर जाके आप कहें जी आप अपने दिफा के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम जो मर्जी करें, आपको आके तंग करें, आपको मार दें, आपने दिफा के लिए कुछ नहीं करना। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल इस पर कुछ कंप्रोमाइज हो सकता है कि 10 साल 15 साल 20 साल के लिए वो अपने प्रोग्राम, न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है उसको रोक लें। तो उस पर शायद ये बातचीत जो जिस तरफ लेके जा रहे हैं वो इसी बात पे है कि इसको 10 से 15 साल रोक लिया जाए और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि दोबारा इस पे हम बातचीत करेंगे। तो मे भी इस पे आ जाए। और अबनाए हुर्मस पे अमेरिका तो चाहता है टूल लें, ईरान भी कहता है अब टूल लें, क्योंकि ये अब बिजनेस बन चुका है। इसको हम कहते हैं, जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, हम कहते हैं ये बेसिकली अब बिजनेस स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, उसका एक आर्किटेक्चर बना रहे हैं कि हम किस तरह लोगों को मना लें कि भाई हम पैसे लेंगे, बस आपसे जितने शिप गुजरने हम पैसे लेंगे। अमेरिकन गुजरेगा तो पैसे नहीं देगा, बाकी जितने गुजरेंगे वो पैसे देंगे। ओ भाई क्यों, ये आपकी जारादारी तो नहीं है ना भाई, खुदा के लिए आप कितनी दूर बैठे हो, ये जगह जिनकी है उन्हीं के पास रहने दे। और जिस तरह वो लेके चलना चाहते हैं उसमें डेफिनेटली सब गारंटियां दे रहे हैं। तो हम भी यूरोप भी कहता है कि हम भी गारंटी देते हैं, अब इसके ऊपर से निकलो खुदा के लिए। आपने पहले भी ज्यादतियां की, पूरी दुनिया में ज्यादतियां की, अब भी इस ज्यादती के ऊपर यूरोप भी खड़ा हो चुका है। ठीक। तो हमें उम्मीद है कि इसको जो यूरोप भी कह रहा है वो इंशाल्लाह विद इन 60 डेज ये मामला हल होते नजर आ रहे हैं। यासिर बाजवा, मुझे ये बताइए कि गल्फ की मैं बात करना चाहूंगी, जो गल्फ कंट्रीज हैं वो किस हद तक मुतासिर हो चुकी हैं और वो कितनी मजीद मुतासिर होने के मुतहम्मिल हो सकती हैं? क्योंकि जो गल्फ कंट्रीज हैं हम लोग देखते हैं कि या तो उनका दारोमदार सयाहत पर है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पर सिक्योरिटी है, जिसकी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं, लोग वहां पर जाते हैं। एक बहुत बड़ा सयाहत का मरकज बन चुका है, लेकिन सिक्योरिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, लोग डर रहे हैं। वहां पे जो पिछले वाला सिचुएशन थी वो बाकी नहीं रही, बल्कि वहां पे भी शदीद अनरेस्ट है। कितना मुतासिर हो चुका है, मजीद कितना मुतहम्मिल हो सकता है मुतासिर होने का? देखिए गल्फ तो इस वक्त आपको पता है कि वो तबाह हो चुका है, उस तरह तो नहीं है जैसे दुबई। मैं नाम जरूर लूंगा उन कंट्रीज का, जैसे दुबई है। दुबई अभी आपको ऑफर कर रहा है कि जी हमारे कंट्री में गुजरते हुए जाएं और एक दिन आप स्टे करें, हम स्टे भी फ्री दे रहे हैं। तो इसका मतलब वो दुबई जो एक टाइम था, आज से 6 महीने पहले वीजा भी दे रहा था, तो आज वो क्या हाँ जी हाँ, तो ये मैं 6 मंथ पहले वो वीजा भी नहीं दे रहा और आज कहता है कि आप हमारे पाकिस्तानी, अगर आप लोग जा रहे हो, मैं पाकिस्तानियों की बात करता हूँ, आप लोग जा रहे हो तो आप ही रुक के जाओ भाई, हमारा दुबई देख के जाओ। तो लिहाजा वहां पे हाली हो चुके हैं, दुबई पूरा हाली हो गया है। कतर है, कतर के मामला भी आपको पता है थोड़ा सा बेहतर है दुबई के निस्बत, लेकिन सिक्योरिटी के हालात वहां पे भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब यूरोपियन देखें, यूरोप दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और यूरोपियन गल्फ को लेते थे एज अ ट्रेडिंग हब कहते थे उसको हम लोग, कि ट्रेड जब भी करनी है तो आपने वो यूएई की साइड से गुजरना है, गल्फ से गुजर के जाना है। तो वो एक ट्रांजिट टाइप हमने यूरोपियन में जो कहा जाता है, क्योंकि यूरोप सबसे बड़ी मार्केट है और यूरोप की इंडस्ट्री सारी फैली हुई है दुनिया में। तो जो गल्फ है सारा ये डिस्टर्ब हो चुका है। अबू धाबी, कुवैत, आप बहरीन, यस, आगे अजमान या आप ओमान ले लें। ओमान थोड़ा सा बेहतर है दूसरों की निस्बत, लेकिन अब जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग, उन सबको रोक दिया गया है कि आप लोग उस साइड पे ट्रैवल करना एहतियात करें। अगर कोई मजबूरी है तो ट्रैवल कर लें, अदरवाइज आप एहतियात करें, क्योंकि
دنیا کا حالات ڈیفرنٹ ہے. جو یورپ سے آپ اوپر سائڈ آ جائیں, لیکن اس سائڈ پہ آپ جا رہے ہیں, اس میں پاکستان کی طرف جب ہم ٹریول کروانا چاہتے ہیں دنیا کو, تو وہ کہتے ہیں جی تھوڑا سا ویٹ کر لیں, کیونکہ حالات آپ نے جو الحمدللہ مار کا حق کے بعد جو ہم لوگوں کو عزت ملی, اس کے بعد ثالثی کا کردار جو ایران اور امریکہ کے درمیان کیا, تو پاکستان اس وقت محفوظ کنٹری سمجھا جا رہا ہے سیکیورٹی وائز. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ یورپ میں جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی لوگ یہاں پہ آ کے اسائلم لیتے تھے, ان کے اسائلم کینسل ہونے جا رہے ہیں. کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا ملک تو سب سے زیادہ سیف ہے. تو اس لیے وہ سائڈ جو گلف سائڈ ہے وہ اس وقت تباہ ہو چکی ہے, اور ہماری خوش قسمتی کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ یہ کنٹری بنا ہوا ہے الحمدللہ, اور یہ پاکستان ابھی عروج کی طرف جانے لگا ہے, اور یہ آپ دیکھیں گے کہ گلف کا ستیہ ناش ہو جانا ہے. یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیکٹ. یاسر باجوہ, ہمیں یہ بتائیے کہ ایران اس وقت آپ ایران کو کتنا سٹرونگ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ امریکہ کی تو ہم بات الگ ہے کیونکہ وہ تو سپر پاور ہے, اکانومی بہت زیادہ سٹرونگ ہے, لیکن ایران 40 سال سے پابندیوں کا سامنا بھی کر رہا ہے, اور گزشتہ روز کا ہی ایران کے ایک لیڈر کا ہی بیان سامنے آیا ہے, انہوں نے پوائنٹ آف ویو دیا ہے کہ بھائی ہم تو کئی سال تک اس طرح سے جنگ لڑے ہیں, جتنے میزائل ہم چلاتے ہیں اس سے زیادہ ہم بنا رہے ہیں. دیکھیں جو ایران اس وقت حالات, تو ان کے جو ہمیں بھی پتہ ہے سب کو کہ جو ان کے پہلے حالات تھے, جس حالات میں انہوں نے اپنے آپ کو لے کے چلے, ان پہ پابندیاں رہیں, وہ لوگ ٹریول نہیں کر سکتے تھے, کہیں جا نہیں سکتے تھے, بزنس نہیں بڑھا سکتے تھے اپنے. تو ایران نے اگر اس وقت نہیں گرا تو میرے خیال سے ایران ابھی بھی نہیں گرے گا. اور ایران نے جو یورپ میں ہم کہتے ہیں کہ ایران جنگ جیت چکا ہے امریکہ سے, اب صرف امریکہ اپنا سیف ایگزٹ ڈھونڈنا چاہ رہا ہے کہ مجھے کسی طرح وہ عزت مل جائے. تو ایران جنگ جیت چکا ہے, ایران نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے. جتنی وہاں پہ شہادتیں ہوئیں غریبوں کی, ہماری بہنوں کی, ہمارے بچوں کی, سارے ہم دیکھیں, ہم یورپ تو آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے ساتھ بھی بہت سارے انہوں نے اپنے تعلقات ختم کر دیے, جس میں اسپین سب سے پہلے تھا, اٹلی تھا, جرمن تھا, سب نے اپنے حالات اپنے تعلقات بھی ختم کر دیے دفاعی سائڈ سے, کہ وہ ہر سائڈ پہ جو مرضی کر لیں. ایران اس وقت ایک مضبوط تر کنٹری بن کے سامنے آ چکا ہے لوگوں کے سامنے, اور اس نے چاہے اپنی دفاع تو ہر کسی نے کرنا ہے, میرے گھر میں کچھ اور آ جائے تو میں تو دفاع کروں گا. اب جس طرح امریکہ گھس کے کہے کہ جی میں تمہارے اوپر اٹیک کر کے میں تمہیں ہر چیز لے لوں تم سے, بھائی میرا گھر ہم نے بنایا, آپ میرے سے کوئی آگے کیسے لے سکتا ہے. تو اسی طرح ایرانی جو عوام ہے وہ مضبوط عوام سامنے آئی ہے, اس نے مضبوطی کا دیکھیں مظاہرہ کیا ہے. اور جس طرح یہ بیسیکلی تو جب ہمنائی صاحب کے جنازے کے بعد یہ چیزیں دوبارہ پھر شروع ہوئی, ادروائز تو مسائل حل ہو چکے ہوئے تھے سارے. تو ایران مجھے لگتا ہے کہ وہ مزید مذاکرات کی طرف ہی جانے کے موڈ میں ہے اس وقت, اور امریکہ بھی ڈیفینیٹلی, امریکہ جو مرضی کہتا رہے, ہم ابھی صرف یہ بیان بازیاں جو ہے نا میڈیا کے اوپر صرف بیان بازیاں چل رہی ہیں, اندر سے جو حالات ہیں وہ کچھ میں اس وقت آپ کو نہیں بتا سکتا, لیکن اندر کے کچھ حالات ایسے ہیں کہ جو یہ اکٹھے بیٹھ چکے ہیں. صحیح, ٹھیک ہو گیا. یاسر باجوہ بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یقینی طور پر جنگ 1 دن چلے, 2 دن چلے, مہینہ چلے, سال چلے یا 6 سال چلے, آخر ٹیبل ٹاک ہونی ہے, آخر مذاکرات ہونے ہیں, آخر کچھ لے دے کی پالیسی ہونی ہے, اور چیزوں نے سیٹل ڈاؤن ہو جانا ہے. اینڈ آف دا ڈے یہی ریزلٹ نکلتا ہے, وہ آج نکل آئے, وہ چند مہینوں کے بعد نکل جائے, ریزلٹ یہی نکلنا ہے کہ بیٹھنا پڑے گا, مذاکرات ہوں گے. ابھی جو بیانات ہیں, جو چیزیں ہیں, اور آبویسلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی تو پرسنالٹی ہی سمجھ سے باہر ہے, کہ وہ رات کو خواب کچھ دیکھتے ہیں, صبح اٹھ کر جو ہے وہ کچھ بیان کرتے ہیں, دوپہر میں کچھ کرتے ہیں, شام کو کچھ اور کہہ دیتے ہیں. ان کے مزاج, ان کے موڈ کس طرح سے بدلتے ہیں, ان کے بیانات کس طرح سے بدلتے ہیں, آئی تھنک کہ ان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, واپس آتے ہیں, کچھ مزید ٹاپکس ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, اکانومی تو گورنمنٹ سے پلان نہیں ہو رہی, سنبھالی نہیں جا رہی. ہاں, یہ سننے میں آیا ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ہم نے بچا لیا ہے, اور اب ہم بس آنے والے وقت میں دودھ کی نہریں بہانے جا رہے ہیں. ایسا روزگار ملے گا پاکستانیوں کو, ایسی سہولیات ملیں گی کہ پتہ نہیں کب ملیں گی. خیر, یہ وہ بیانات ہیں جو حکومتی سائٹ سے آ رہی ہیں, لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے بیروزگاری ختم تو کیا ہی کرنی ہے, بیروزگاری مزید بڑھانے کا ایک پلان میرے سامنے آیا ہے. پنجاب حکومت نے بڑا انتظامی فیصلہ کیا ہے جی. صوبائی محکموں میں 101 ایسی اسامیاں جو ان کو لگی ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں ہے, وہ انہوں نے ختم کر دیا. فیصلہ محکمہ خزانہ کے 31 جولائی 2026 کے فیصلے کی روشنی میں کیا گیا ہے, کیونکہ کئی مہینوں سے ہم یہ سن رہے تھے کہ جو خالی اسامیاں ہیں, جو موجود ایکسٹرا اسامیاں ہیں, جو گورنمنٹ کو لگ رہا ہے, جو اداروں کو لگ رہا ہے, ان کو ختم کرنا ہے. تو اب 101
ऐसे सीट्स हैं जिनको ख़त्म कर दिया है। अब ये सीट्स कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में हैं ये आप स्क्रीन पे भी देख लीजिए, सारे महकमे भी मौजूद है, कितनी कितनी असामियाँ ख़त्म की गई हैं उसकी डिटेल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की भी 2 असामियाँ ख़त्म की, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इंडस्ट्रीज, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, लाइव स्टॉक, माइंस एंड मिनरल्स, पब्लिक प्रोसिक्यूशन, सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल, विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 1 असामी ख़त्म किए गए। इसी तरह ये सारे वो महकमे हैं जहाँ की असामियाँ कहीं की 5, कहीं की 8, कहीं की 2, कहीं की 1 ख़त्म कर दी गई हैं। अब जो असामियाँ ये खाली थी, इन पे लोग थे, काम कर रहे थे, कब से खाली थी, इन सारे मामलात की डिटेल जानने के लिए हमारे साथ जावेद इकबाल साहब मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जावेद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो असामियाँ 101 ख़त्म की गई हैं, ये लोग मौजूद थे, इनको बेरोज़गार किया गया है, ये खाली असामियाँ थी जिनको ख़त्म किया गया है? बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात की है आपने कि 101 असामियाँ ख़त्म की हैं। ये तीसरे मरहले में है जी। असल में हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अच्छा। ये सिर्फ सेक्शन ऑफिसर हैं जो पूरे पंजाब में कोई 14 से ज़ायद महकमों में ये इनकी असामियाँ ख़त्म की गई हैं, लेकिन इनको बेरोज़गार नहीं किया गया। ये सीटें सलाह साल से खाली थी। ठीक है। कई हुकूमतें आई और चली गई और लोग रिटायरमेंट लेते गए या मरते गए, लेकिन इनको किसी हुकूमत को भी ये ख्याल नहीं आया कि हमारा नौजवान जो पढ़ा लिखा तबका है, ये 17 ग्रेड की असामी है सेक्शन ऑफिसर की, तो इन पे भर्ती नहीं हुई और कई सालों से नहीं हुई। लिहाजा हुकूमत ने ये जो है गनीमत जानते हुए कि कौमी ख़जाने पर बोझ कम होगा, उन्होंने ये असामियाँ ख़त्म कर दी। लेकिन ये आप 101 ये सेक्शन ऑफिसर्स हैं ग्रेड 17 के। अब इससे पहले अगर मैं जब से ये हुकूमत आई है उसकी बात करूँ, नेक नाम हुकूमत है और नेक लोगों की हुकूमत है और इनकलाब के दावे करती है, अपने लिए जहाज़ लेती है 11-11 अरब का, और छोटे लोगों को जो पढ़े लिखे नौजवान उनकी असामियाँ ख़त्म करती है। सही। अब ये अब तक इस हुकूमत ने कोई तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख से 1.25 लाख असामियाँ जो खाली थी उन पर भर्ती नहीं की, उनको ख़त्म कर दिया। बड़ी चालाकी से हुकूमत ने काम लिया और उनके करीब जो मुलाजमीन को ज़िबा करना, उनकी असामियाँ ख़त्म करना, उनकी तनख्वाहें ना बढ़ाना, इससे वो कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक खुश होता है, आलमी जो इक़्तिसादी बैंक है वो खुश होता है, अवाम जाएं जहन्नम में, कोई मरता है तो मरे, किसी की बच्चे को नई गाड़ियां खरीदने पे जो इनके लल्ले तलल्ले या अपनी उस पे भी खुश होता अपने है? देखें अपने अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाई, उस पे भी खुश उस पे बढ़ाई, डबल ट्रिपल कर दी। और उसके बाद जो अफसरशाही है उनको अजाजिया दिया 2 बजटों में, एक तनख्वाह इजाफी दी, इस बजट में भी पिछले बजट में भी। अब गाड़ियाँ नई नई फार्चूनर्स आई और उसके साथ साथ फेडरल हो या पंजाब हो, तो अपने ये जो हुकूमत है ना, इसकी स्ट्रेटजी जो मुझे लगती है ये कामयाब होना चाहती है बाबुओं के सर पे, अफसरशाही के सर पे। अब अरकान असम्बली को पूछता नहीं, उनकी मरात इसलिए बढ़ाई, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई कि ये खामोश रहें, ये गूंगे बहरे बने रहें। लेकिन वोट तो इन्होंने नहीं देना, वोट तो अवाम ने देना, अवाम ने देना। हाँ। अब इस पे मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ महकमा सेहत जो है उससे तकरीबन 13,000 असामियाँ जो हैं वो शू मंतर की गई हैं। अच्छा। चाहिए तो ये था कि इस पे नए नौजवान जो हैं, इस हुकूमत में बेरोजगारी बढ़ी है। अब इस हुकूमत की स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूं कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है। जी बताइए। कि रेगुलर मुलाजमीन को घर भेजो ताकि उनको पेंशन ना देनी पड़े, उनको वाजबात ना देने पड़े, उनको जनाबे वाला मरात ना देनी पड़े। अब ये नई पॉलिसी ला रहे हैं कि जहां जिसकी जरूरत है मार्केट के हिसाब से बंदे भर्ती कर लो, 89 डे से भी, यानी कि पर डे के हिसाब से वर्क चार्ज, दिहाड़ीदार ग्रेड 1 से लेकर 22 तक जहां जहां जरूरत पड़ती है। इन्होंने यानी कि इन्होंने मार्केट बना लिया सरकारी महकमों को भी कि तलब और रसद के तहत जहां जरूरत है वहां बंदा भर्ती कर लो। हाँ। और पर डे उसको उजरत दो, मन मानी दो और पैसे बचाओ। तो सर वो बंद करे ना, वो जो अशराफिया को रिटायर होने के बाद भी सारी जिंदगी मुलाजमीन जा रहे हैं, सारी जिंदगी पेंशन जा रही हैं, सारी जिंदगी वो जो अलाउंसेस जा रहे हैं, वो भी फिर बंद करे ना। जी ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, करना चाहिए हुकूमत को। हाँ, अब देखें तो आफ्टर रिटायरमेंट भी चल रहा है, मुलाजमीन भी मिल रहे हैं। अब देखें कि कंपनी पे कंपनी हम बनाए जा रहे हैं। एक तरफ महकमा होता है, दूसरी तरफ उसमें 3-4 हम कंपनियां बनाते हैं, मार्केट से बंदे उठाते हैं। सही। तो इससे डबल
खर्चा हो जाता है। अब जो अफसरशाही है, अब मसलन अदलिया की बात करें, मेरे लिए वाजिबुल एहतराम है, उनके जज साहबान जब रिटायर हो जाते हैं, घरों को जाते हैं, तो रिटायरमेंट पर भी एक जज को जो है एक खानसामा, एक ड्राइवर और एक नायब कासद की तनख्वाह लमसम मिलती है, और इन गरीबों को आप घरों को भेज रहे हो। अब महकमा सेहत हो, एजुकेशन हो, हाउसिंग हो, ज़राअत हो, वहाँ ये सीटें इन्होंने ख़त्म कर दी। अब वहां पर हालात ये हैं, बेरोजगारी बढ़ेगी या फिर ये बेरोजगारी अच्छा बढ़ कर रहे हैं? बेरोजगारी बढ़ गई। अब वहां पर एक जो 10-10, 20-20 बंदों का काम है वो एक बंदा कर रहा है। ठीक है। और जो काम है उसकी क्वालिटी में भी फर्क आया कि 20-20 बंदों का एक बंदा काम कर रहा है। भी बेड़ा गर्क होने जा रहा है। जी देखिए, अगर यही मुलाजमीन को निकालना है मैडम, तो फिर वो जो कंपनियां बना रहे हो, कारपोरेशनें बना रहे हो, और वहां लल्ले तो लल्ले सिफारशी भर्ती कर रहे हो, दे कंपनी पे कंपनी, दे कंपनी पे कंपनी, वो बंदे क्यों रख रहे हो लाखों रुपए महीने पर? मेरी बात सुने जावेद साहब, ये जो आप कंपनीज की बात कर रहे हैं, चले कंपनीज बना ले, उनकी कारकर्दगी भी तो दिखाए ना। लाहौर पार्किंग कंपनी आपने बनाई हुई है, कहाँ पर नजर आती है? कहाँ पर नजर आता है कि भाई पूरे लाहौर में हर बंदे का अपना जो है वो आपका पार्किंग का रेट है? कहाँ पर है लाहौर पार्किंग कंपनी? इन्होंने वो डिजिटल सिस्टम, डिवाइसेस, ये वो, आज तक इनसे ये नहीं हो सका जो पूरी दुनिया में निजाम चल रहा है, इनसे नहीं हो सका। नहीं हो सका ना, तो कंपनीज बनाने का फिर क्या फायदा? मसला ये कंपनीज बना रहे हैं, अथॉरिटीज बना रहे हैं, और कारकर्दगी जो है मुझे लग रहा है पावर डिवाइड कर रहे हैं, ये पावर डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि इनका माटो तो ये है, इनका जो इनका जो दावा है, वो दावा ये है कि जी हम पे तो वर्ल्ड बैंक का प्रेशर है, हम पर जी जो एशियन डेवलपमेंट जिनसे हमने कर्जे लेने हैं, इस हुकूमत ने जितने कर्जे लिए हैं इस 2 सालों में, इसकी तारीख पाकिस्तान की वो कहते हैं कि 50 साल तारीख में नहीं मिलती। वो कर्जे कहाँ ख़त्म हो रहे हैं? वो कहते हैं जी कि अपने महकमों पर जो मुलाजमीन हैं उनकी तादाद कम करो। अब देखें, जब हमारे मुल्क की चीफ मिनिस्टर साहब एक फरमा रही थी कि ये जो सरकारी मुलाजम हैं इनका बोझ हम नहीं उठा सकते, ये काम नहीं करते, तो फिर अगर ये काम नहीं करते तो सूबा कैसे चल रहा है? तो फिर हम भी तो मिनिस्टर्स का हम भी इनका बोझ नहीं उठा सकते। अब देखें, एक महकमे में एक मिनिस्टर, 2 मिनिस्टर, और उसके बाद 3 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, 4 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, गाड़ियाँ उन्हें दिए हुए हैं, पेट्रोल उन्हें दिया हुआ है, और दूसरी तरफ ग्रेड 1 का आप जो मुलाजमीन है उनकी सीटें ख़त्म कर रहे हो। जो ग्रेड 2 और 3 और 6 और 7, 8, 9, 10, 12, 16 तक है मुलाजमीन, उनकी सीटें आप खत्म कर रहे हो, वहां पे भर्ती नहीं आप कर रहे। ये जुल्म नहीं? नौजवान इस मुल्क का, इस सूबे का क्या डकैतियां करेगा जब पढ़ा लिखा नौजवान है? अच्छा, मुझे ये बताइए कि चले गवर्नमेंट अपना सेक्टर जो है वो श्रिंक कर रही है, छोटा कर रही है, क्लोज कर रही है, तो प्राइवेट सेक्टर को कितना इनहांस कर रहे हैं? नौजवानों को कहाँ फेंकना है? कहाँ है आपके मुल्क की, आपके सूबे की, आपके मुल्क की जो 80% इंडस्ट्री है, 70 to 80% वो बंद पड़ी है। वो कहाँ जाएगा नौजवान? IT के शोबे में हम उसमें इस्लाहात नाफज नहीं कर सके, उनमें हम बेहतरी नहीं ला सके। हम आपका टेक्सटाइल सिस्टम है जहाँ पे नौजवान पढ़ा लिखा जाता था, वो बंद पड़ा है। 90% आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद पड़ी है। इस तरह आपकी जो फार्मास्यूटिकल है वो भी 2 सालों में 30% जो है वो बंद हो गई है। वहाँ नौजवान चले जाते थे पढ़े लिखे, चलो अपना रोज। तो क्या नौजवान अब बदमाश और चोर बनेंगे जब उसको रोजगार नहीं पढ़े लिखे नौजवान को बढ़ेगा? आपका 2 सालों में 8 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़ गया है, इसीलिए कि यहाँ पे ना सिक्योरिटी है, ना मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, ना नई नौकरियाँ मिलती हैं, या न्यू अपॉर्चुनिटी अवेल करने को मिलती हैं। तो ये बताएं कि ये गवर्नमेंट कर क्या रही है, किस मर्ज की दुआ है? अपने लिए लल्ले तरल्ले, अपने लिए। अब देखें, यूसुफ रजा गलानी साहब के बारे में अभी सोशल मीडिया पे एक धूम मची थी कि उन्होंने अपने 3 रिश्तेदार पुरकश तनख्वाहों पर भर्ती कर लिए। इसी तरह हम अपने रिश्तेदारों को वजीर मशीर रख रहे हैं, और जो गरीब नौजवान पढ़ा लिखा जो बैरट पर जिसने अपना कमेटियाँ डालकर और अपने जो है ना वो घर के बर्तन बेचकर जो पढ़ा है, जिसने तालीम ली है, उसको रोजगार के मौके नहीं, वो किधर जाएगा? वो खुदकशी करेगा या फिर चोर बनेगा? या तो ये सीधा सीधा करें ना कि अपने लिए भी जहाज ना खरीदे 11-11 अरब का, और जो है वजीरों के लिए गाड़ियां ना खरीदें। तो कहेंगे कि खरीदा है भाई, ठीक है, वो धड़ल्ले से कहते हैं, तो खरीदा ये तो मैं फिर लफ्ज गलत बोल दूंगा, आप कहेंगी कि ये गैर पार्लिमानी है। तो देखिए मेरी बात सुने, मुझे बात करने दें, ये गरीब की बात करने दें। आप अशराफिया की बात ना करें, उस पिसे हुए तबके को आप सामने लाएं और उनकी बात करें जो
सालाना बुनियादों पर आपके हजारों ग्रेजुएट्स जिन्होंने मास्टर किया है, जो यहाँ तक कि डॉक्टर्स बेचारे को नई पॉलिसी इनकी ये है कि उनको आप लोकम पे ला रहे हो। लोकम का मायना होता है कि पर घंटा उसको आप उजरत दे रहे हो। कोई शर्म करो, कोई शर्म होती है, कोई हया होती अच्छा, है। मुझे ये बताइए, बस ये जितनी छुरी चलनी थी चल चुकी है या मजीद चलनी है? जी अभी बाकी हैं 1 लाख बंदा जो है वो, और हमने सीटें खत्म करनी है और IMF को हमने खुश करना है। मिनिस्टर्स की भी तो करें ना। क्यों करें? अब मेरी बात सुने, आप तो मेरे साथ लड़ने बैठ करें ना, मिनिस्टर्स की भी खत्म। आप मेरी बात सुने, आप मेरी बड़ा अच्छा सवाल करती हैं आप कभी कभार। अब कभी कभार अब देखिए, पंजाब असेंबली जो है जिसने कानून साजी करनी है, माजरत के साथ स्पीकर साहब आपसे माफी के साथ, अब वहां पे गूंगे बहनों की तादाद बोला कितनी है? ऐसे मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि जिसने आपके हलकों की बात करनी है, वो तो दिहाड़ी लगाने आते हैं, उनको पता है कि भाई TADA मिलना है, चलो हाजिरी सही। उसमें ऐसे गूंगे बहरे अरकान असेंबली मिले हैं, हाँ। जिनमें से 270 से अरकान असेंबली ऐसे हैं पंजाब के अंदर जिन्होंने पूरे साल में एक सवाल नहीं किया और अपने महकमे की एक नाली तक नहीं बताई कि वो टूटी हुई है, और जनाबे वाला बारात वो पूरी ले रहे हैं। सही, तनख्वाहें उनकी बढ़ गई, बारात उनकी बढ़ गई, बस हो गया पुलिस वाला उनके सामने कोई नहीं बोल सकता। अभी सखेरा साहब बड़े अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, वो तारीफ हो रही थी फैसलाबाद से जी। RPO। अभी वो समीउल्लाह साहब चेयर कर रहे थे और मैं भी देख रहा था कि उन्होंने इस्तेकाक मजरू किया है MPA साहब का, और सखेरा साहब लाइन में, और उनको सबक सिखाया जा रहा है। सही टकरे हैं वैसे एक दूसरे को ना। मैं मतलब इनकी स्पेसिफिक बात नहीं करती, लेकिन MPA साहब भी खुद को ऐसे समझते हैं, और जो पुलिस वाला किसी बड़े ओहदे पे वो भी अपने आप को ऐसे समझता है। तो फिर टक्कर होगी तो फिर ऐसे तो होगा, टक्कर के लोग टक्कर से ही टकराएंगे, फिर ऐसे तो होगा। तो अब आपने बात की कि मजीद भी छुरी चलेगी, तो मेरे जरा ये कह रहे हैं कि उसका एक सर्वे मजीद हो रहा है, उस पे हम जो है ना, अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना रोजगार देने की, इनको हम ला रहे हैं लोकन पर, अच्छा, और लमसम पे पैकेज पर। और मैं आपको ये बताऊं कि लाहौर के डूब मरने का मुकाम है कि लाहौर के महकमों में 8500 वाले मामले को इन्होंने सीरियस तो नहीं ले लिया? मेरा ख्याल ले लिया है ना। वो कहती हैं जी 8,500 में पूरा घर चल जाता है, तो फिर इन MPOs को 8,500 रुपया देना इनको। चलें 10,000 दे दे, हम इजाजत चलो 20,000 दिया। नहीं क्यों? नो क्यों वजह? अवाम इतनी इजाजत नहीं देखिए ना, एक MP है उसको 20,000। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ 50,000 दे दें, तो उनको वो आपको कितने मिलते हैं? चले आगे चलते हैं। तो इस पे जो पॉलिसी ला रहे हैं ना मुलाजमतों की, सरकारी मुलाजमतों की, वो बड़ी खतरनाक है। उसमें लोकम पॉलिसी आ रही है और पर आवर के हिसाब से उजरत की पॉलिसी आ रही है। ठीक है। कहते हैं कि जो मेडिकल ग्रेजुएट है, जो डॉक्टर है, जो फार्मासिस्ट है, जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करके आता है, या डॉक्टर बन के आता है, या इंजीनियर बन के आता है, अब उनको जो है वो लोकम पर आवर के हिसाब से उजरत मिलेगी। ठीक है। और अगर उससे भी बड़ी छलांग लगाई तो फिर जनाबे वाला 89 डे पे भी नहीं, 85 डे का फार्मूला आ रहा है। ठीक है कि 85 डे पर उन्हें उजरत देंगे, यानी कि 85 दिनों के लिए उन्हें मुलाजम रखेंगे। और डॉक्टर को तो हमने रखना है पर आवर के हिसाब से, जितने घंटे वो नौकरी करेगा उतनों की उजरत मिलेगी। मिनिस्टर्स को भी घंटों के हिसाब से लगाए ना, तो मिनिस्टर यही तो सवाल मैं कर रहा हूँ ना। मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा, आप एक अवाम दोस्त चीफ मिनिस्टर हैं, आपसे गुजारिश है कि अगर इन मुलाजमीन को भी निकालना है तो अरकाने असेंबली की तादाद भी कम करें ना, ताकि पैसे बचे। आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की एक फौज मौज जफर है पंजाब के अंदर, और उनको भी बराबर तनख्वाह मिल रही है, उनकी तादाद कम करें। अगर एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कम होगा तो 5-7 जो उसके दरोगे हैं या उसको फैसिलिटेटर उसके हैं वो कम होंगे, बिजली का बिल कम होगा, AC कम चलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये 20% कम कर दें तो 1 लाख ग्रेड 1 से 7 तक का जो मुलाजम है कम करने में ये बराबर है, इससे बड़ा बेहतरी मिलेगी। अब आपका डॉक्टर, मैं आपको बता रहा था कि लोकम पर आ रहा है वो पर आवर्स पर, और वो छोड़ते जा रहे हैं। 3.5 लाख डॉक्टर जो है बाहर चले जाएंगे, वो दौड़ के हैं यहाँ से, अपना सारा कुछ बेच बूझ के। फिर ये मुल्क किसने चलाना है, मरीज को किसने देखना है? मुल्क है उन्होंने चला लेना है। अब कौन चलाएगा? अशराफिया ने।
उन्हीं का मुल्क है, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। आप खुद को क्या जी बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। ये अशराफिया जो है वो इस मुल्क की सबसे बड़ी दुश्मन है और मसाइल की जड़ है अशराफिया, जिन्होंने इस हुकूमत को घेर रखा है और अंधेरे में रखा हुआ है। देखिए ना, पंजाब को देखें 7, 8, 10 लोग चला रहे हैं, बाकी के अरकान असम्बली रो रहे हैं कि हमें किसी देखना नहीं है। मैंने अरकान असम्बली से पूछा, मैंने क्यों बोले, पर्दे के पीछे रोते रहते हैं अरकान असम्बली, क्यों बोले? नौकरी नहीं करनी। अच्छा, फिर ये भी तो बताए ना साहब, नौकरी नहीं करनी, करनी, वो अपने फायदे पे चुप है ना, नौकरी नहीं करनी, फिर पीछे पीछे भी मत रोएं। अब स्पीकर साहब की जब अनाज जो है पंजाब असेंबली के स्पीकर की, उसकी भी लड़ाई तो पुलिस वाले से हुई थी ना, फुलरवान से हुई थी ना, कसूर में। तो फिर कहां तक मामला गया, और फिर वो क्योंकि दोनों तरफ से बिजली वाला महकमा और ख्वाजा आसिफ साहब, वो देख ले अब, और फिर अब ये नया तनाजा, अब नया तनाजा देख लें। अब वो फिर चूंकि मफादत टकराते हैं, नुकसान होती है जब टकराएं, तो फिर सुलह हो जाती है। हर बंदा तो ताकत के नशे में चूर है। मैं समझता हूँ कि ये जो सीटें खत्म की जा रही हैं, ये बड़ा जुल्म है मुलाजमीन के साथ और उन गरीब वालिदैन के बच्चों के साथ, जिन्होंने बड़ी आस लगाई होती है कि हमारा बच्चा मैट्रिक कर ले, कम से कम एफए कर ले। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं जावेद साहब। जी सर। ये जो सीटें खत्म कर दी हैं, चले गवर्नमेंट ने जुल्म किया है, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ठीक है बढ़ जाएगी, जुल्म हुआ या जैसे भी हुआ, ये लोग सरकार के दफ्तरों में बैठ के काम ये भी नहीं करते। कहाँ पे? सरकार के मुलाजिम सरकारी दफ्तरों में बैठ के, इनके मिजाज, इनके रवैये कभी देखे हैं आपने? कितने % मुलाजमीन है जो आने वाले साइल को ये समझता है कि वाकई में इनकी खिदमत के लिए बैठा हुआ हूँ, या फिर अल्लाह ताला ने मुझे रिस्क के जगह पे बिठाया, मैंने इसका काम करना है तो मैंने अपना रिस्क हलाल करना है। कितने % लोग हैं सर? मुझे मैडम सिद्रा मुनीर, और सारे इदारों को मैं चैलेंज करती हूं। मैडम सिद्रा मुनीर, ये मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। इसका जिम्मेदार होता है कैप्टन। सही, जैसे सूबे की कैप्टन इस वक्त जो है, चले जिम्मेदार जो भी है, ऐसा है या नहीं है ये बताएं मुझे। वो कहते हैं ऐसा है या नहीं है, बिल्कुल नहीं ऐसा। मैं 2% अगर देखें, एक तालाब में एक मछली गंदी हो तो पूरे तालाब को करती है। अच्छा, अगर जनाबे वाला कहीं किसी महकमे में 1-2 बंदा, 2% लोग ऐसे हैं, तो वो सारा ना कहेंगे सारे काम नहीं करते, यानी 1-2 लोग हैं, अब दफ्तर में 1-2% लोग हो सकते हैं, लेकिन मैं सकता हूं कि अगर वो हैं, तो आप बड़ा साइड ले रहे हैं सरकारी इदारों की। मैं तो अवाम की बात, गरीब मुलाज़िम की बात करूंगा, अशराफिया की बात, उसका अगर कहीं है, उसका उस जिम्मेदार अगर है ना, तो वो उस महकमे का सरबराह है या वजीर है या सेक्रेटरी है, कि अगर वो ठीक होता, वो कहते हैं ना कि जिस पुलिस स्टेशन का SHO चोर नहीं ना होगा, उस इलाके में चोरी नहीं होगी। ठीक है, अगर होगी तो पकड़ी जाएगी। लीजिए जी, असामियां खत्म हो गई हैं, बेरोजगारी का एक नया मिशन शुरू हो गया है, आने वाले वक्त में कुछ मजीद असामियां खत्म होने जा रही हैं। जावेद साहब ने ये खबर दे दी है। एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, कुछ मजीद खबरें हैं उन पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो गए हैं नाकाम और मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स फिर बंद होने की धमकी आ गई है। ये पेट्रोल पंप्स या फिर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मालिकान जब इनका दिल चाहता है ये बाहर निकल आते हैं, गवर्नमेंट की भी इनके आगे एक नहीं चलती। मिडल ईस्ट सिचुएशन ख़राब होती है, ईरान अमेरिका जंग लगती है, एकदम से प्राइस जो पेट्रोलियम की है वो हाइक हो जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, रातों रात जो हमारा पुराना स्टॉक मौजूद होता है, ये भी नहीं देखा जाता कि पुराना स्टॉक खत्म होगा तो नए स्टॉक पे हम लोग पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे। इन लोगों को फ़ायदा दिया जाता है, गवर्नमेंट इनके साथ मिल जाती है और एकदम से प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं, आवाम की जेबों पे डाका डाला जाता है। मिडल ईस्ट की सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती है, पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस नीचे आ जाती हैं इंटरनेशनल मार्केट में, यहाँ पर नीचे नहीं आती क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इनके आगे ऐसे घुटने टेकती है। जब इनका दिल चाहता है ये लोग बाहर निकल आते हैं, जब इनका दिल चाहता है ये कहते हैं जी डीलर्स मार्जिन बढ़ाएं, जब इनका दिल चाहता है ये लोग ब्लैक मेलिंग पे उतर आते हैं और गवर्नमेंट इनके आगे बिल्कुल जो है ना वो घुटने टेक के बैठी हुई होती है। मुझे तो ये समझ नहीं आती क्या ये इनके इतने सगे हो गए हैं, इनके साथ इनके कौन से इंटरेस्ट वाबस्ता हैं। जब इनका दिल चाहता है जी हम पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे, क्यों बंद कर देंगे भाई, जो कह रहा है बंद करे पकड़े इनको भी जेलों में डाले ना, वैसे तो आप किसी को सड़क पर नहीं निकलने देते। इस सारे मामले पे बात करेंगे। 15 अगस्त बरोज़ हफ्ते से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का फैसला और इसी पे कायम रहने का इन्होंने फैसला किया है। खैर ये होना नहीं है, ये बड़ी गीदड़ भपकियाँ पहले भी आती रही हैं। 1 घंटा पहले कहेंगे जी मुज़ाकरात हमारे कामयाब हो गए हैं, ये सिर्फ प्रेशर डेवलप करने की कोशिश करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मैं इतने सालों से प्रोग्राम कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि इन्होंने हड़ताल की हो। करते भी हैं तो आधे पेट्रोल पंप खुले होते हैं, आधे बंद होते हैं। जावेद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या मसला है सर इनके साथ? इसके साथ मसला वही है, इनका हल वही है जो आपने बातें आपने सच्ची की हैं
کہ عام بندہ میں ناراض ہوں ان سب سے. عام بندہ سڑک پر نکلے. یہ دوہرا قانون ہے, یہ حکومت کو اور دوہرا معیار ختم کرنا ہوگا. میرے لیے اور آپ کے لیے ایک قانون بنانا ہوگا. اب عام بندہ, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, میں کیوں ہنس رہی تھی, آپ سے مراد کیا ہے؟ میں کیوں ہنس رہی تھی پروڈیوسر صاحب, میں نے کہا میں ناراض ہوں. پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے ناراض ہونے سے کیا ہوتا ہے. جی آپ کو اس نے صحیح فرمایا اس نے, میں پروڈیوسر صاحب کی بات کو ایگری کرتا ہوں. جی کنٹینیو کیجئے. دیکھیں میری عرض سنیں. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف پیسے کی لڑائی ہے صحیح, اور یہ بدماشی ہے پیٹرول پمپ ڈیلرز کی. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو اس وقت جو مارجن ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہوگا, اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. ٹھیک ہے. اب دو چیزیں ہیں, ایک او ایم سی ہے جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں, جیسے پی ایس او ہے, شیل ہے, یورو ہے, یہ وہ, ان کو جو مارجن مل رہا ہے وہ پر لیٹر جو ہے وہ 7.87%, یعنی کہ 7 روپے 87 پیسے. اور یہ تقریباً 3-4 سال پیچھے چلے جائے نا تو یہ 2.5-3 روپے 3.5 2 روپے تھے. جی. اب اس کے مقابلے میں جو ڈیلر ہے, پیٹرول پمپ کا جو مالک ہے, اس کو جو مارجن مل رہا ہے فی لیٹر, اس کو مل رہا ہے 8.64 پیسے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو تقسیم کار کمپنی ہے جس نے ساری انویسٹمنٹ کی ہے, اس نے 4 پیسے لگائے, پیٹرول پمپ بنایا کمپنی سے اور بیٹھ گیا, اس کو مل رہا ہے 8 روپے 64 پیسے فی لیٹر. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں, ظلم کی انتہا کر رہے ہیں, یہ اتنے بدماش ہیں کہ حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں, اور حکومت ان کے سامنے آئے روز بلیک میل اس لیے ہوتی ہے کہ بہت سے طاقتور لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں, بہت سے طاقتور لوگوں کے پیٹرول پمپس ہیں, بہت سے طاقتور لوگوں کے او ایم سیز ہیں, یعنی کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں حکومت کو کہ اگر آپ نے ہمارا منافع پر لیٹر 24 روپے نہ کیا, ریٹیل پر آپ ہمیں 8% اس پہ مارجن دیں, ریٹیل پر, اچھا ریٹیل پر 8% فوری طور پر بڑھائیں. اچھا, اگر قیمت ہوتی ہے, اس وقت قیمت ہے مثلا 300 روپیہ پر لیٹر, تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارا جو منافع ہے وہ 8 روپے 64 پیسے فی لیٹر ہے, یہ کہتے ہیں کہ ایک دم سے 24 روپے کر دو 8% ریٹیل پر. اور اگر یہ اس وقت قیمت ہے 333 روپے یا 30 روپے, تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس حساب سے مارجن 26 روپے سے بھی زائد 26.5 روپے فی لیٹر دو. صحیح. اب حکومت کہتی ہے کہ اتنا ہم آپ کو نہیں دے سکتے, وہ کہتے ہیں ہم نے لینا ہے, تو اس پر یہ لڑائی پیسے کی لڑائی ہے. ٹھیک ہے. اب میں حکومت سے پوچھتا ہوں, آپ کی حکومت سے پوچھتا ہوں کہ عام بندہ سڑک پر نکلے, مزدور آدمی اپنے, اس کے لیے تو آپ کہتے ہو کہ یہ عوامی مفادات کو ٹھیس پہنچائی اور یہ ظلم کر رہا ہے, اس کے لیے ہے گولی یا جیل یا ڈنڈے. تو یہ انہوں نے پورا ملک بند کرنے کی دھمکی دے رہی ہے اپنی کمائی کے لیے. ان کا موقف یہ ہے کہ جی چونکہ بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں, اجرت بڑھ گئی, اجرت میں نہیں مانتا, یہ جو حکومت کے ویز بورڈ کی تنخواہیں ہیں نا منظور شدہ, کوئی پیٹرول پمپ کا مالک یہ جو بدماشی کر رہے ہیں 40,000 روپے نہیں دیتے سر. اب گورنمنٹ کہتی ہے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تنخواہیں بڑھا دی ہیں, نہیں بڑھائی, اور یہ تنخواہ کتنے دے رہے ہیں, 20,000, 15,000, 12,000, 25,000. ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں جی ہم نے چونکہ ویج بڑھ گئی ہے تو ہم نے یہ بڑھانا ہے 26 روپے پر لیٹر بڑھا دو. جاوید صاحب میرے ذہن میں نا یہ آپ کی ساری سچویشن سن کے یہ بڑا اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا. میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو یہ تو پتا چلتا ہے کہ بھائی ریڈی والے کو بیٹھنے نہیں دینا, اس کا چالان کرو, اس کو اٹھاؤ, اس کو جرمانہ کرو. اور بھائی جو پیٹرول پمپ جو ہے وہ ڈاکٹر سڑکوں پہ نکلتے ہیں, ان کو فوراً سے پہلے یہ پتا چل جاتا ہے ان کے لائسنس منسوخ کرو, نکالو ان کو نوکریوں سے. صحیح. اب جو پیٹرول پمپ بند کر رہا ہے احتجاج کر کے, بند کرے نا, سیل کریں کو کر کے دکھاؤ, ہم لوگ مہینے کے لیے بند کرتے ہیں, دکھاؤ کر کے کاروبار. جی مسئلہ یہی ہے کہ تو ڈٹے نا ان کے آگے. حکومت کے پاس اس وقت جو ہے وہ 30 سے 35 دن کا پیٹرول موجود ہے. ٹھیک ہے. اور 60 دن پہ اس کو انہوں نے لے جانا ہے اور وہ چلا جائے گا آئندہ 2-3 دن میں. اب حکومت کو چاہیے کہ ان کے سامنے, جیسے آپ نے نقطہ اٹھایا, بڑا اچھا نقطہ اٹھایا, آئی ایگری, کہ عام لوگوں کے لیے ڈنڈا, ان کو لیے پھول. اب وہ منسٹر صاحب جو علی پرویز ملک ہیں, وہ بگی بلی بن کے 5-6 گھنٹے مذاکرات کر کے اٹھ کے چلے گئے. جی منسٹر صاحب جی ناراض ہو گئے. بھئی کیوں ناراض ہو گئے؟ اس ایسوسیشن کو دیں اندر, اس کو ماریں ڈنڈے, اس کو ایمرجنسی نافذ کر کے کہ آپ نے عوامی مفادات کو نقصان پہنچانے اور ان کی زندگییں
जो है वो खतरे में डालने के मुतरादिफ ऐलान किया है, क्योंकि तेल होगा तो एम्बुलेंस मरीज लेके जाएगी। जावेद साहब, ये भी तो जत्थे बन रहे हैं ना जी, ये भी तो मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। आप कह रहे हैं ग्रुप्स नहीं बनने देने, हमने लोग सियासत करते, ये भी तो सियासत कर रहे हैं ना। देखिए सियासत कर रहे हैं, ये किसके कहने पे कर रहे हैं। अब आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये तोड़े ना इनकी बदमाशी, हाँ। इनके देना पर्चे। अब वो कह रहे हैं कि 15 से हड़ताल होगी। आपने शुरू में कहा था, मैं भी यही कहता हूं कि हड़ताल नहीं होगी, ये लेदे होगा, को 2.5-3 रुपए बढ़ेंगे और उसके बाद ये पुरानी तनख्वाह पे दोनों पार्टियां काम करना शुरू हो जाएंगी। अगर ये पेट्रोल पंप बंद करते हैं तो ये खालिस्तन उस गरीब बंदे का नुकसान है जो दिहाड़ीदार है, जिसको ये 12-14 हज़ार रुपया देते हैं। वो बेचारे, उनके घरों के चूल्हे बुझ जाएंगे। वो मरीज जिसकी जिंदगी पहले ही 2-4 है, उसने एम्बुलेंस से एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो जनाबे वाला वो कैसे मुंतकिल होगा, वो पेशेंट कैसे मुंतकिल होगा। वो गरीब जिसने आपने किसी दूर दराज इलाकों में बजरिया बस सफर करना है, वो मुतासर होगा। अगर हुकूमत ने ऐसा ही करना है, इनको हड़ताल पे जाने देना है, तो फिर मुतबादल इंतजाम करे पेट्रोल का, वो डिपो लगवाए रातों रात अपने डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए। इसमें इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट हैं कोई बड़े बड़े, जैसे हम आईपीपीस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर बैकग्राउंड में देखें तो सब एक हैं, आपस में इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व होती है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही है। देखिए मुझे बात सुने, पेट्रोल पंप की मालिक ना आप है, ना मैं हूँ, ना हमारा प्रोड्यूसर नेतन्याहू साहब है, ना कोई और है। और क्या बात कर रहे हैं आप। अब देखें इतना अच्छा प्रोड्यूसर हमारा प्रोग्राम का, उसके पास भी पेट्रोल पंप, मैं आम आदमी है ना, मैं भी आम हूँ, आप भी। किसके पास ये पेट्रोल पंप किन के हैं? आम बंदे के हैं। ये कंपनी जो OMC हैं, किसकी हैं? ये आम शेल किसकी है ना? PSO, ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ ताकतवर तरीन लोग, हाँ। ये उनकी हैं, गवर्नमेंट में बैठे हुए, और उनमें से अक्सरियत गवर्नमेंट में बैठी है। अच्छा, मौजूदा MNA MPs हैं, अपोजिशन में भी हैं, अच्छा। और गवर्नमेंट में भी हैं। हाँ। इनके मफादात मुश्तरका हैं। अब देख लेना, आज कल का दिन बड़ा अहम है, चूंकि 15 जो इंडिया की आज़ादी का दिन है, जो 15 अगस्त इंडिया की आज़ादी का दिन है ना, उन इंडियन को खुश करने के लिए, उनकी आज़ादी मनाने के लिए, और उनको ये पैगाम देने के लिए कि देख लो, हम आपकी आज़ादी की, हमने पाकिस्तानी कौम को अजियत में मुब्तला करना है और हमने ये हड़ताल कर देनी है। सही। तो ये हड़ताल अगरचे उन्होंने 15 अगस्त सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर रखा है। जावेद साहब, वो मेरा ख्याल है कि उनके जहन में ये चल रहा है कि गवर्नमेंट 130 रुपए लेवी के ले सकती है, तो फिर हमें भी उसमें से हिस्सा। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये 1 रुपया 34 पैसे हुकूमत देने पर रजामंद हो चुकी है। अच्छा। यानी कि पहले उनका डीलर का था 8 रुपये 64 पैसे मार्जिन। अब मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट 1 रुपया 34 पैसे उसमें, तो वो लेवी से कटेगा या वो बम भी हमारे ऊपर गिरेगा? नहीं, हम पे गिरना और पे गिरना, आपका लेवी बढ़ जाएगी अंदर खाने, आपको पता क्या कैसे होगा, वो लेवी बढ़ेगी और वो हमारी जेबों से जाएगा ये हुकूमत। अब देखिए, दूसरा उनका मुतालबा ये है कि ये जो पर डे हर रोज आप पेट्रोल की कीमतों में, पेट्रोलियम की कीमतों में रद्दोबदल करते हो, ये सिलसिला बंद करो। हमारा जो हिसाब किताब है उससे जो है उस पर फर्क पड़ता है और हमारा नुकसान हो रहा है। हम रोजाना का ये हिसाब किताब नहीं कर सकते, चूंकि हमने बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में हमने बहुत सारे लोगों को पैनल्स पे ले रखा है। तो लिहाजा 15 दिन के बाद आप कीमतों में रद्दोबदल कर लें, रोजाना ना करें। अब इस पे मेरा ख्याल है कि हुकूमत नहीं मानेगी, ये जो पर डे वाला है ना हिसाब किताब रद्दोबदल कीमतों में, इस पे नहीं मानेगी। लेकिन मेरा ये वजदान यही कहता है कि 1 रुपया 34 पैसे देने पे हुकूमत रजामंद हो चुकी है मार्जिन इजाफा करने में, तकरीबन 10 रुपए। मेरा ख्याल 11 साढ़े 11 रुपए में ये किस्सा तमाम हो जाएगा, 12 रुपए तक, और फिर ये हड़ताल नहीं होगी। ठीक है जी, जावेद साहब को भी ऐसा ही लगता है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि ये सिर्फ गीदड़ भभकियाँ हैं, हड़ताल नहीं होती, गवर्नमेंट पे प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की जाती है और पेट्रोलियम डीलर्स या फिर जो हमारे पेट्रोल पंप मालिकान है, ये जब भी हड़ताल करते हैं, ये हमेशा गवर्नमेंट को जो है वो ऐसी बातों में फंसा लेते हैं कि सिर्फ आवाम का नुकसान होता है और गवर्नमेंट भी इनकी बातों में आ जाती है। हमेशा गवर्नमेंट इनके आगे घुटने टेक देती है। गवर्नमेंट को भी इस वक्त चाहिए कि आप जाएं ना इनके पेट्रोल पंप्स पे, जाके देखें कि वहाँ पर जो लेबर डिपार्टमेंट है वो क्या सोया हुआ है, जो इनके मुलाजमीन हैं, जो इनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो फ्यूल रिफ़िल करने वाले लोग हैं, उनको कितनी तनख्वाहें दे रहे हैं, जाके पता चले ना, पता चले। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।